ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबका स्वागत है। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस का आज हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। इस टॉपिक पर हम लोग क्या किए थे, 3 पार्ट बना चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप हम तो रिकमेंड से करेंगे कि आप लोग उसको पहले देखिए, तो कि सारी चीज़ें हम लोग लाइन से चल रहे हैं, कुछ PIQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप पहले पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस देखिए, उसके बाद 4th वाले पॉइंट पर आइए, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक। फिर दिया है इक्वल पे 4 5, ठीक। उसके बाद कह रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ एक्स। तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। देखिए, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का रूल हमें पता है कि अगर पहले मैट्रिक्स का जो हमारे पास, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, एंड इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, एंड इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, कितने रो हमारे पास यहाँ पे 3 क्रॉस 1। तो पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा तभी उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम एंड तीसरी मैट्रिक्स का रो अगर ये सेम होगा तभी ये हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ पर राइट साइड में मेरे पास क्या है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी है जिसमें ओनली 45 लिखा है। मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा x। फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा +4, एंड 1 का 7 में करेंगे +7। फिर एक्स का 2 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए जो भी ऑर्डर बने क्या बनेगा 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना चाहिए, ठीक ना। 1 कॉलम एंड 1 रो एंड 3 रो कॉलम बनना चाहिए, ठीक। एक्स का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 1 का 5 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5, प्लस 1 का 8 में करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 8। फिर एक्स का 3 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, 1 का 6 में करेंगे तो 6, यहाँ पर 3x होगा, एंड 1 का 9 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा +9। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गया 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारे पास यहाँ राइट साइड में लिखा है इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 1 1 और x, फिर इक्वल हमारे पास दिया है 45। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी x प्लस 7 और 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितने मिल जाएगा 11। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा 2x प्लस 8 5 13, और यहाँ से मिल जाएगा 3x प्लस 9 6 15। ये वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन सकता है 1 1 x, ठीक। इक्वल हमारे पास दिया है 45, ये हमारे पास दिया है। अब यहाँ के आर्डर की अगर हम लोग बात किया जाए तो इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास कितना चल रहा है 1 क्रॉस 3 का चल रहा है, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 चल रहा है। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 11, प्लस 2x प्लस 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 13, एंड प्लस 3x प्लस 15 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इंटू 3x प्लस 15। इक्वल हमारे पास चल रहा है 45। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x में 2x जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x, एंड प्लस 11 में 13 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 24, प्लस x का 3x में करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x, इक्वल है हमारे पास 45। यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 15x में 3x ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 18x, प्लस 24, प्लस 45 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -45। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 18x। 24 में 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएगा 2, इक्वल 0। तो यहाँ से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल 0।
इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल 0, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 7 एंड सेकेंड वाले में x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, एक -7 एंड सेकेंड 1। तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर दिया गया, मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आसान ही था, समझ में आया आप सबको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे एक मैट्रिक्स दिया 3x3 ऑर्डर का, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है 3x3 ऑर्डर का दिया है। फिर पूछ रहा है देन व्हाट इज a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिया गया है। I3 का मतलब है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3x3 का, मतलब लाइक ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। I3 का मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मिलना चाहिए। 3 का मतलब है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x3 की होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालने कह रहा है, तो यहाँ पर a स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a की वैल्यू दिया गया है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ये हमारे पास दिया है। इनका प्रोडक्ट करना है हमें, प्रोडक्ट करते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 में होगा, यहाँ से मिल जाएगा 4। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, नेक्स्ट 2 का 1 में कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रो का दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल पता ही आप सबको। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2 एंड फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे यहाँ से मिल जाएगा 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, ये मिल गया। नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 का 2 में करेंगे तो 2 एंड 2 का 1 में कर देंगे तो 2, फिर 2 का 1 में करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 2, 2 का 2 में कर देंगे तो 4, 1 का 2 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, 2 का 2 में करेंगे 4, फिर 2 का इस 2 में करेंगे तो यहाँ 1 में करेंगे तो 2 प्लस 1 का 2 में कर देंगे तो यहाँ से 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 का हम लोग 2 में करें तो 4, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1। ओवरऑल देखा जाए तो a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिल जाएगी 4 और 4 8 एंड 9, फिर यहाँ से 8 और यहाँ पर 4 2 6 2 8, फिर यहाँ पर हमारे पास 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 8 और 9, ये a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बताइए। तो a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9, ठीक। माइनस 4a, a की वैल्यू हमारे पास ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9, यहाँ से माइनस, तो 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यहाँ से 4 8 8, यहाँ से मिल जाएगा 8 4 8 8 8 एंड 4, राइट, मल्टीप्लाई हो गया है।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा, बाकी 8 में 8 जाएगा तो यहाँ से 0। फिर नेक्स्ट 8 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 8 में 8 0 0 0 और यहाँ पर 5। क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये हमारे पास क्या मिला है, एक आइडेंटिटी मिला है, कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का मिला है। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5i3। तो 5i3 मतलब ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा था, बस 2x2 मतलब सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी सारा चीज़ हमारे पास ईजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ़ हमारे पास क्या दिया है, ए इज कोई भी मैट्रिक्स है, फिर कह रहा है देन प्रोडक्ट ऑफ ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n वेयर। ठीक है ना, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट ए इंटू ए पे डिफाइन है, फिर कह रहा है कि ओनली व्हेन ए का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है m×n। अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट हमारे पास आई जे कैसे हैं, m×n के, ठीक है ना, तो ए इंटू ए कब हो सकता है, ए इंटू ए तब होगा जब यहाँ का मैट्रिक्स मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन तभी आ सकती है जब यम और यन दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो। ठीक है ना, देखिए अगर हमको ए का मल्टीप्लाई ए में ही करना है तो सेम यही हम लोग लेंगे, ए आई जे इक्वल एम इंटू एन। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए इंटू ए करना हमें, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स दी है उस मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरी वाले मैट्रिक्स का रो, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यन और यम सेम कब होगा, जब यन बराबर यम होगा। तो ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है ना जब यम बराबर यन होगा। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये क्वेश्चन आप सबको पिछली क्लास में होमवर्क में दिए थे, तो उम्मीद करते हैं कुछ लोग किए होंगे। अगर जो नहीं किए हैं, जिनको नहीं आया तो वो देख लीजिए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है इन दो स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है। ठीक, तो पहले हम कह रहा है कि ए स्क्वायर करने पे हमें बराबर -a मिलेगा। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, -1 1 1 एंड -1। यहाँ से क्या निकालना है हमें, ए स्क्वायर का मतलब पता ही है, ए इंटू ए। मैट्रिक्स कैसे दी गई, स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, तो यहाँ पर रो कॉलम कोई झंझट है नहीं, सब इक्वल ही है, 1 1 1 -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 1 1 एंड -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 1, 1 का 1 में कर देंगे तब 1, -1 को 1 में करेंगे तो -1, 1 का -1 में करेंगे तो -1, 1 का -1 में करेंगे तो -1, -1 का 1 में करेंगे तो -1, 1 का 1 में करेंगे तो 1, -1 का -1 में करेंगे तो +1। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जा रही है, 1 1 2 -2 -2 और यहाँ पे 2। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 1 -1 -1 एंड 1। क्या ये ए के बराबर है, ए की वैल्यू तो हमारे पास तो ये दी गई है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2, ए का ए तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाले में कह रहा है कि सेकंड वाले में ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 4a के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जस्ट अभी हम लोग सॉल्व किएगा, कितना मिला है, 2 -2 -2 2। इसमें क्या कर देना है, एक बार ए से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें एक बार ए से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब किसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ए क्यूब की। तो यहाँ से हो जाएगा 2 -2 2। ठीक, फिर ए हमारे पास दिया गया है, अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2, -2 का 1 में कर देंगे तो यहाँ से -2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, -2 का -1 में कर देंगे तो +2, -2 का -1 में करेंगे तो +2, 2 का 1 में करेंगे तो 2, -2 का 1 में करेंगे तो -2 एंड 2 का -1 में करेंगे तो -2। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, -4
+4 एंड -4। तो यहाँ से हम लोग -4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 1 1 एंड -1। अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 × 2 के मैट्रिक्स मिले, ये हमारे पास क्या दिया है, ए ही दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4a। तो a³ की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4a के। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो ओनली सेकंड करेक्ट है ना, करेक्ट हमसे पूछ रहा है, तो ओनली सेकंड करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में एक्स दिया गया एक मैट्रिक्स 2 × 2 का, बी मैट्रिक्स भी दिया सेम ऑर्डर का, एंड ए भी दिया है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ax = b, देन द मैट्रिक्स ऑफ a की मैट्रिक्स फिर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वही सेम चीज़ें हैं, हमारे सिर्फ मल्टीप्लाई पे चल रहा है। देखिए मल्टीप्लाई हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई आप सबको दो मैट्रिक्स का करना आना ही चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है, PQR S। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 -4 1 -1, इक्वल हमारे पास दिया है b की वैल्यू दिया गया है 5 2 -2 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, p का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3p, q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो q, p का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4p, और q का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -q, r का 3 में करेंगे 3r, s का 1 में करेंगे तो s, r का -4 में करेंगे -4r, s का -1 में करेंगे -s। इक्वल हमारे पास दी गई है 5 2 -2 1। दोनों साइड मैट्रिक्स मेरे पास सेम ऑर्डर का दिया गया है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और सेकंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3p + q = +5, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट -4p - q = कितना है 2, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3p में -4p करेंगे तो -p, इक्वल p में 5 में 2 ऐड कर दें, कितना मिल जाएगा 7। तो p की वैल्यू मिल गई हमारे पास कितना, -7। ठीक है, तो p की वैल्यू -7 मिल गया। तो यहाँ पहले स्थान पे a में हमारे पास p है, तो अगर किसी a में यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू +7 दी गई है, तो हमको चाहिए कितना, -7। तो ये ऑप्शन तो पहले डिस्कार्ड हो गए। अब p बराबर -7 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख करके q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × -7 + q इक्वल कितना है 5। यहाँ से मिल जाएगा 21 + q इक्वल कितना है 5। तो q = क्या मिल जाएगा 5, -21 की इधर से कट कर देंगे तो +21 = क्या मिल जाएगा 26। तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलनी चाहिए, 26। तो इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है, यहाँ पर हमारे पास 26 नहीं दिया गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, बचा ए एंड डी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 3r + s = -2। यहाँ पे लिख लेंगे 3r + s = -2, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया है, -4r + s = कितना 1, इक्वेशन 4। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास माइनस दिया गया है, ये माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो s और -s कैंसिल, 3r - 4r कितना हो जाएगा r, और -2 और 1 कितना हो जाएगा -1। तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, +1, r की वैल्यू +1। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, -6। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, तो ऑप्शन ए बचा है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। अब r की वैल्यू 1, r की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन थर्ड में रख के s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 3 + s = -2, तो s = क्या मिल जाएगा, -2 -3, s = -5। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर सब लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ए पर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स दी गई, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास है 2x3, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। देन द मैट्रिक्स x फॉर 2x + 3a इक्वल टू 0 होल्ड ट्रू इज। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस 3a। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दी गई है 1 0 -2 2 -3 4 और इक्वल हमारे पास दिया गया है 0। यहाँ से 2x इक्वल टू क्या 2x प्लस क्या मिल जाएगा 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 0 -6 और यहाँ से 6 -9 12 इक्वल है 0। तो 2x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा माइनस के साथ, इसको हम लोग क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 3 0 -6 6 -9 एंड 12। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, मल्टीप्लाई को शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है डिवाइड, -1/2, यहाँ से मिल जाएगा 3 0 -6 6 -9 12। -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास -3/2 0 -1/2 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6/2 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -3 माइनस प्लस 9/2 एंड यहाँ से -6। तो x की वैल्यू हमारे पास मिल गई -3/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास डी, एक बार देखिए, डी में -3/2 0 3 -3 9/2 -6। तो ऑप्शन डी हमारे पास मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड ये सेकंड 2015 में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही PYQs थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का m × n ऑर्डर का, ठीक ना। फिर कह रहा है कि देन द n × m मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। क्या कहता है कि अगर हमारे पास m × n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा n × m का हो जाएगा। और उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे ट्रांसपोज कहेंगे। क्या कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट कैसे कहते हैं a', इसको a' बोलते हैं या a⁻t, t का मतलब है ट्रांसपोज। देखिए ये तो डिफिनीसन है, बताते हैं उदाहरण से कि कैसे होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर देखा जाए तो 2 × 3 ऑर्डर का दिया गया है ये, ठीक है। 2 × 3 का हमको इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हम लोग चाहे ऐसे यूज करें चाहे ऐसे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज में कह रहा है कि जो रो है, रो हमारे पास क्या है एक ये और एक ये, 2 रो दिया गया है, तो इन रो को हम लोग किस में बदल देना है कॉलम में लिख देना। जो 1 2 3 ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, इसको वर्टिकल में लिख देना। तो 1 2 3, फिर 4 5 6 को भी 4 5 6। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2। तो यही मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बस कुछ नहीं कर देना है, कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, चाहे जैसे बोलिए रो को कॉलम में बोल दीजिए या कॉलम को रो में बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है ट्रांसपोज निकालने का, ठीक। तो हम लोग क्या किए जो रो थे उसको कॉलम में चेंज कर दिए, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया 3 × 2। और यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ट्रांसपोज हो जाएगी इस वाली मैट्रिक्स की, ठीक। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, 3 × 3 का लेते हैं 1 0 -1 2 3 -1 4 6 एंड 1, ठीक। अब इस मैट्रिक्स का 3 × 3 दिया गया, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज देखना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करेंगे जो रो है उसको कॉलम में बदल देना, 1 0 -1 2 3 -1 को क्या कर देना 2 3 -1 4 6 1 को क्या लिख देंगे 4 6 1। तो ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। तो यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ये a⁻t, ठीक है ना।
तो ऐसे ही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, चाहे जैसे भी बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है ट्रांसपोज निकालने का, दोनों ही सेम ही होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ट्रांसपोज की। क्या होता है कि अगर हमारे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, पहले हम कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग करें, ठीक है ना, और ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का एक बार फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, वो मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा जो मैट्रिक्स हम लोग लेके चले। मतलब एक मैट्रिक्स ले ए, उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें, तो वो हमारे पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी करें या ए माइनस बी, दो कंडीशन दी गई है। तो ए प्लस बी करके अगर उसका ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, तो हमेशा दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। समझिए ऐसे कि मान लो दो मैट्रिक्स दिया है ए प्लस बी, ठीक, इसका हमको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, ठीक ना। अब वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज करने पर फिर ऐड करने के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट थर्ड में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, अगर उसी मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज कर दें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे। दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये रूल ये कह रहा है। फोर्थ रूल हमारे पास क्या कह रहा है, फोर्थ रूल कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया गया है सेम ऑर्डर का, उन दोनों का हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट का ऑर्डर पता ही कैसे होगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज करते या अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू कैसे होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे इस प्रॉपर्टीज़ पे अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सबका फर्ज बनता है कि इन सबको अच्छे से याद कर लें, कोई कठिन नहीं है, आराम से है, सारी चीज़ एकदम सटीक दिख रही है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर से उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसी मैट्रिक्स के फिर से बराबर आ जा रहा है। फिर दो मैट्रिक्स दिया जा रहा है सेम ऑर्डर का, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस करें या माइनस करें, तो उसके बाद उनका ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस माइनस करें, तब भी दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर। फिर कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज करें या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तब उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तब हमेशा दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो चाहे हम लोग ऐसा करें या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज में कर दे, तो हमेशा दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये रूल है, आप सबको ये रूल समझना चाहिए और आराम से इसको लर्न करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या तो सिमेट्रिक का पूछेगा या स्क्यू सिमेट्रिक, या दो एक ही क्वेश्चन में दोनों ही इंक्लूड कर देंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक, कोई अदर मैट्रिक्स पर नहीं। अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उस मैट्रिक्स का ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ए आई जे और जे आई कैसे, इसको भी समझाएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा इंतजार करिए। फॉर ऑल आई जे वैल्यूज, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, उसका हम लोग ट्रांसपोज करें, उसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स दिखता कैसे है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये दिखता कैसे है, देखिए कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी, ठीक है ना, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर अच्छा इसको A1 दे देते हैं, इसको A2 दे देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या मान लेते हैं, D, यहाँ पर हमारे पास आएगा C और इसको नाम देते हैं D और यहाँ पर नाम दे देते हैं A3।
3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएगा? रूल है कि अगर हमारे पास कोई 3x3 से समझाते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हमारे पास क्या है? एक यूजुअल मैट्रिक्स है, सबको पता है। ये मेरे पास क्या है? एक यूजुअल मैट्रिक्स है, 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। ये 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है। अब इस मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनाएगा? जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही लिखी हो, ठीक ना, सेम ही लिखी हो। जैसे अगर वहाँ माइनस में A12 के स्थान पे -1 लिखा है, तो इसके 21 के स्थान पर भी -1 लिखा, ठीक ना। और A13 की वैल्यू और 31 की वैल्यू ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए। एंड A23 की वैल्यू एंड A32 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे होनी चाहिए? सेम ही होने चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो, हमारे पास कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। डायगोनल पे कोई भी एंट्रीज हो, उससे हमारे पास कोई मैटर नहीं करता। बस ये देखना है कि 12 A12 की वैल्यू और A21 की वैल्यू से, यही यही हम समझा रहे हैं। ये जो लिखा है ना, वही समझा रहे हैं कि A12 की वैल्यू और A21 की वैल्यू, A13 की वैल्यू और A31 की वैल्यू, A23 की वैल्यू और A32 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल ही होने चाहिए, एक जैसे ही लिखने चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसे लिखा है तभी वो मैट्रिक्स हमारा क्या बनाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अब इसको समझिए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में देखिए 1 2 का स्थान पे B लिखा है, यहाँ पर भी 2 1 का स्थान पे B लिखा है, 1 3 का स्थान पे C लिखा है, 3 1 का स्थान पे C लिखा है, 2 3 का स्थान पर D लिखा है, तो 3 2 का स्थान पर भी D लिखा है। और डायगोनल पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, ठीक, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा? ABC दिया गया है, पहले रो को हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, ABC ही आएगा। यहाँ पर A1 है, BA2D लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? B। फिर CDA3 लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे CDA3। अब बताइए, दोनों मैट्रिक्स सेम लिखी है कि नहीं? दोनों मैट्रिक्स सेम लिखे हैं, मतलब A का ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर से वही A ही आ रहा है, तो अब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और होता कैसे, आपको बता दिए हैं कि 1 2 2 1 प्लेस पर सेम वैल्यू लिखनी चाहिए, 1 3 3 1 दोनों, इन दोनों के प्लेस पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, 2 3 एंड 3 2 इन दोनों के प्लेस पर क्या होनी चाहिए? सेम वैल्यू लिखनी चाहिए। और डायगोनल पे हमारे पास कुछ भी दिया गया हो, ये बुरा नहीं मानेगा, ये जैसा है इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल से भी समझ लिए हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स दिया गया है, एक नोट है कि अगर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स दिया गया किसी भी ऑर्डर का, ठीक ना, वो मैट्रिक्स हमारा क्या बनाएगा? यूनिट मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या बनाएगा? हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। ये याद रखने वाली बात है। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या बनाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीजन सबको पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए, इसकी प्लेस ये प्लेस सेम है, ये प्लेस सेम है, ये प्लेस सेम है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज फिर हमारे पास क्या आएगा? आई ही आएगा। इसलिए यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिया गया तो वो हमारे पास क्या बनाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनाएगा, राइट। आई होप आप सबको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर होगा। याद रखने वाली बात ये है और ये है कि ए का ट्रांसपोज अगर ए ही आ जा रहा है तो हमारा मैट्रिक्स कैसे रहेगा? सिमेट्रिक। अब कब आएगा? ये वाले कंडीशन से, अगर ऐसी मैट्रिक्स लिखी गई है तो, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होगा। है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उससे थोड़ा चेंज में है, ठीक है। क्या होता है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास हो, ठीक है ना, उसको हम लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब तब कहेंगे जब AIJ हमारा जो होना चाहिए वो
ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल आई एंड जे, एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि ए आई आई इक्वल टू हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। आई और जे आपस में कैसे है, इक्वल हो, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका कहने का मतलब है कि ये जो डायगोनल होगा हमारे पास किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, कि डायगोनल जो होगा वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक ना। डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 हमेशा होना चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अगर वो साथ में ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। या तो ऐसे समझिए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए के इक्वल आएगा, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। समझाते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसमें A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। अब ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। ऐसी कंडीशन पे हमारा A11, A22 और A33 ये तीनों वैल्यू हमेशा 0 हो, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि A12 की वैल्यू माइनस A21 होनी चाहिए, मतलब दोनों आपस में कैसे हो, एक दूसरे के सेम गिनती हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट सिंबल में होना चाहिए, अपोजिट साइन में होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है कि A13 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस A131 के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड, A23 जो होना चाहिए वो माइनस A32 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा ये मैट्रिक्स बन जा रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे जैसे एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर मेरे पास है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 0 और ये 0। ये A12 है तो यहाँ पर -1 होना चाहिए। ये 1 3 है, यहाँ पर 3 1 होगा तो यहाँ पर -2 होना चाहिए। A23 है तो यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, A32 और ये माइनस में होना चाहिए। ये 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है। अब इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि अगर ए का ट्रांसपोज करो कि किसके इक्वल आए, -a के, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज में पता है कि रो हमारे पास कॉलम में चेंज होगा, तो 0 1 2 हमारे पास है, 0 1 2 यहाँ पे कर लेते हैं, -1 0 3 ये कर लेते हैं, एंड -2 -3 और 0 ये कर लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स ही होगा ये, ठीक है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मिलाएं तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है, और जहाँ पर यहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसलिए इसमें सब माइनस कॉमन ले लेते हैं। या समझिए कि माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0 -1 में क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, +1 और ये +2, ये -1 ये 0 और ये +3, ये -2 और ये -3 और ये 0। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स आपस में गए इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, -a के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स हम लोग चूज करके चल रहे हैं ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखना कुछ नहीं है, देखना बस ये है कि इन दोनों का जो प्लेस पर डिजिट्स लिखेंगे वो सेम होने चाहिए, बस साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों का भी सेम कंडीशन वही है और इन दोनों का भी सेम कंडीशन वही है। बाकी A11 A22 A12 A33 मतलब डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं 2x2 के लिए। ये रहा 2, ये -1, सॉरी यहाँ पर हम लोग पहले बोल चुके हैं कि डायगोनल हमेशा हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होगा तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। ये -1 ये 1 और ये 0, ठीक है। ये दिया गया। अब इस काम को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, 0 -1 1 एंड 0, ये मिल गया। अब ए का ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में इक्वल अभी नहीं है,
कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को बाहर कॉमन लेंगे, ये जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जीरो। अभी ये दोनों आपस में कैसे हो गए हमारे पास, एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए के। तो ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कह रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अभी हम लोग बोले ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा, दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। सेकेंड वाला कह रहा है कि द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा बस एक ही मैट्रिक्स है, वो कौन सा, नल मैट्रिक्स। मतलब जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक्स भी बना सकता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमको पता है इसके सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो 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 जीरो। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या मिलेगा, यह इसका ट्रांसपोज यही मिल जाएगा। अब माइनस साथ करेंगे तब भी हमारे पास वही रहेगा। तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन कह रहा है कि फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी देखिए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो इसके अंदर एंट्रीज होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम रखेंगे वो हमेशा कैसे होना चाहिए, रियल नंबर से आने चाहिए। अगर रियल नंबर से आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में या ये, ठीक ना, ये हमेशा क्या बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। अगर हमारे पास कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है तो उस ए का हम लोग ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दें, या उन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे करें या ऐसे करें, तो उन दोनों का ऐड और प्रोडक्ट आपस में हमेशा कैसा बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनाएगा। राइट, फिर कह रहा है उसी के साथ अगर हम लोग ए माइनस ए का ट्रांसपोज करें तो वो हमेशा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज है। इस पर साहब हमको क्या कहते हैं, सीधे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन दे देगा एक ही वैल्यू एंड फिर पूछेगा कि कौन सा ट्रू है। अगर ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो वो हमेशा सिमेट्रिक्स बनाएगा, अगर ऐसा दिख रहा है ऑप्शन में तो वो हमेशा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाएगा। कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सेकंड में कह रहा है कि ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसकी बात किया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये हमारे पास क्या बनाता है, सिमेट्रिक बनाता है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या बनाता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाता है। ये हमारे पास क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, उस रियल स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। ये कंडीशन है, 12th में हम लोग इस पर अच्छे से बात हो चुकी है। 12th में आप सब लोग इसको पढ़े होंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लोग आराम से लिख सकते हैं। याद रखना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपान 2 हमेशा सिमेट्रिक्स बनाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपान में 2 हमेशा क्या बनाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दी गई हो, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज है किसकी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरे पास क्या दिया, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, एंड बी का ट्रांसपोज भी क्या मिलेगा, हमेशा बी मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ए बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कंडीशन प्रॉपर्टीज कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के। तो वही वाले लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, बी का ट्रांसपोज बी के एंड ए का ट्रांसपोज ए के।
तो यहाँ से हम लोग ए बी ए का ट्रांसपोज देख रहे हैं तो सेम वही फिर आ जा रहा है, मतलब यही मिल जा रहा है कि ए का ट्रांसपोज करें तो ए के इक्वल ही आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन किस पे बनती है, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बनती है, ठीक ना, इस पर बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनडीए सेकंड 2014 में पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2x2 का, और क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर देन व्हाट इज द वैल्यू, ठीक ना, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x+2, 2x-3 एंड x+1। ये ए के इक्वल हो रहा है, ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया है, 4x+2, 2x-3, ठीक है। तो यहाँ से किसी को देखो, दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए, दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड ऑर्डर दोनों के सेम, दोनों का ऑर्डर 2x2 का है। तो करस्पॉन्डिंग 4 के स्थान 4 दिया है, 2x-3, 2x-3 के स्थान पे क्या दिया है, x+2 दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x को हम लोग 2x के साथ 2x-x इक्वल टू -3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = 5। तो x की वैल्यू पूछा है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हमारे पास 5 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।